हरिओम। जन्म कुंडली विश्लेषण। सबसे पहले आपको जो वीडियो भेजा गया है कि कुंडली कैसे देखते हैं, पहले उस वीडियो को 2-4 बार देखें, तभी आपको कुंडली देखना समझ में आएगा। उसके बाद जो कुंडली आपको बनाकर भेजी गई है, जिसमें सभी ग्रहों का फलादेश उपाय इत्यादि बताए गए हैं, उसको देखें और फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। और उसके बाद यदि आपको नहीं समझ में आती है तो फोन करके विस्तार से चर्चा करें। तो यह एक मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, पराक्रम के स्वामी होते हैं, भाई बहन के स्वामी होते हैं। और यह एकादश भाव में अपने उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और कोई एक संतान जो होती है प्रभावशाली होती है। परंतु सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है, जिसके कारण संतान के सुख में थोड़ी बहुत सामान्य परेशानी भी होती है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और चंद्रमा अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु चंद्रमा स्वराशि में तो विराजमान है, अंश स्थान बल में तो मजबूत है, परंतु अंश बल में कमजोर है, 0.5 अंश के, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है परंतु कमजोर है और केतु से पीड़ित है। तो जब चंद्रमा स्वराशि में है और केतु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। पहले मैंने सिर्फ चंद्रमा का फलादेश आपको बताया कि चंद्रमा अकेले था तब तो बहुत अच्छा योग था, लेकिन यदि चंद्रमा पर केतु की दृष्टि हो गई तो चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है और आंखों से संबंधित परेशानी भी होने की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा को प्रबल करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है। परंतु मंगल भी एक अंश के, यहाँ देखिए 0.1 अंश के, मंगल बिल्कुल कमजोर है, यानी कि स्थान बल में तो मजबूत है परंतु अंश बल में मंगल जो है वह कमजोर है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण भी आमदनी बहुत अच्छी होती है, कभी कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी भी होती है। और षष्ठ भाव में स्वराशि में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और नौकरी में सफलता भी प्राप्त होती है। परंतु मंगल यहाँ पर एक अंश के हैं और सूर्य के साथ विराजमान है, अस्त है, लेकिन यहाँ मंगल का रत्न नहीं धारण करेंगे, हम सिर्फ मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करेंगे या जो आपको उपाय बताया गया है सिर्फ वही करना है, यानी मंगल का रत्न आपको धारण नहीं करना है। लेकिन चलित कुंडली में जो मंगल हैं वो यहाँ आ जा रहे हैं दसम भाव में। देखिए मंगल के सामने माइनस है, मंगल कमजोर है, स्वराशि में ठीक है, अस्त है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा मंत्र जाप करेंगे तो और श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। लेकिन चलित कुंडली में मंगल दसम भाव में आगे शनि के साथ और राहु केतु से पीड़ित हो गए। लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए। यदि चलित कुंडली में कहीं भी परेशानी है तो हमें उसका उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो जब दसम भाव में मंगल शनि केतु साथ में विराजमान हो जाएंगे और राहु की दृष्टि भी होगी, तो फिर पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, यानी आमदनी और रोजगार दोनों क्षेत्र में कठिनाई का भी योग बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करेंगे और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे। राहु केतु शनि का दान एवं उपाय करेंगे, राहु केतु का मंत्र जाप नहीं करना है, यह ध्यान रखिए आप, इसका सिर्फ दान एवं उपाय करना है। और मंगल यहाँ से फलादेश मैंने बता ही दिया। अब बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध जो है इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी लग्नेश मतलब स्वयं लग्न के मुख्य ग्रह है और माता भूमि भवन के स्वामी है, द्वादश भाव में विराजमान है, यानी जन्म स्थान से दूर या विदेश के भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ सामान्य कठिनाई एवं परेशानी होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति होती है, या ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं तभी बहुत अच्छी उन्नति होती है। और बुध द्वादश भाव में तो चले ही गए, कोई भी ग्रह यदि कारक हो या विशेष लाभ देने वाला छठे आठवें 12वें में चले जाते हैं तो उसके लाभ में कुछ कमी हो जाती है। तो बुध यहाँ द्वादश भाव में तो गए लेकिन अंश बल में भी कमजोर है, 0.1 डिग्री के हैं, तो इसलिए यहाँ पे बुध को प्रबल करना जरूरी है।
अब द्वादश भाव में चले गए लग्नेश और चतुर्थ भाव के स्वामी, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से या विदेश के संपर्क से या वहां पे उन्नति होती है जीवन में। और यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, जिसके कारण नौकरी में सफलता भी प्राप्त होती है। और चलित कुंडली में जो बुध है लेकिन स्वराशि में आ जा रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए क्या है, एकादश भाव में आ जा रहे हैं, बुध के सामने माइनस है देखिए। तो चलित कुंडली में जो बुध कहाँ आ जा रहे हैं, एकादश भाव में आ जा रहे हैं। तो एकादश भाव में आ रहे हैं तो भी यहाँ सूर्य के साथ आ जा रहे हैं, तो यहाँ भी सूर्य के साथ अस्त हो जा रहे हैं। और बुध और सूर्य में 12-13 डिग्री का अंतर होता है, तो अस्त नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 10 अंश का ही अंतर है। खैर अंश बल में भी बुध कमजोर है, तो बुध जब यहाँ आएंगे तो आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है और माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बुध को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुध लग्नेश भी है और 0-1 डिग्री के हैं, तो इसलिए बुध को प्रबल करें जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, यानी पिता राज्य एवं रोजगार के स्वामी है और पति वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो यह बहुत ही अच्छा योग है, जिसके कारण पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है एवं भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन गुरु 24 अंश के हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए गुरु को यदि हम प्रबल करेंगे तो हमें जीवन में और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और भी अच्छी उन्नति होगी। शुक्र जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं और स्वराशि में विराजमान है, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से या विदेश के संपर्क से जीवन में बहुत अच्छी उन्नति होती है। कुछ कठिनाइयों के साथ, सामान्य कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति करते हैं और अपने सुख सुविधाओं के लिए भी अत्यधिक खर्च करते हैं। तो यहाँ भी देखिए शुक्र 25 अंश के हैं, तो अगर हम इसको प्रबल करते हैं तो और भी ज्यादा हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण आप विद्या बुद्धि और खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं और नौकरी में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और शनि जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, यानी आयु के भी स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं और दसम भाव में विराजमान है गुरु के घर में। तो यहाँ पे शनि अकेले नहीं विराजमान है, इसके साथ केतु भी है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने बताया कि चलित कुंडली में भी मंगल यहाँ शनि के साथ आ जा रहे हैं, तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो लग्न कुंडली में शनि जो है राहु केतु से पीड़ित है और चलित कुंडली में राहु केतु के साथ मंगल से भी पीड़ित है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है और रोजगार में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। भाई एक ही ग्रह से आखिरी फलादेश न समझे, भाई इसका स्वामी गुरु है जो कि स्वराशि में विराजमान है, तो गुरु क्या कह रहा है कि नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे शनि राहु केतु मंगल का जो संबंध बन जा रहा है तो वह नौकरी में परेशानी का भी योग बनाते हैं, तो जो परेशानी का योग बना रहे हैं हमें उसका उपाय करना है। और शनि जो है आयु के भी स्वामी है, भाग्य के भी स्वामी है और राहु केतु मंगल से संबंध बना रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य आयु भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, रोजगार में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और जब मंगल यहाँ आकर शनि के साथ विराजमान होंगे तो आमदनी के क्षेत्र में भी परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पर राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है और शनि का जो उपाय बताया गया है आपको वह करना चाहिए। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है एवं रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण भाग्यशाली जीवन साथी प्राप्त होते हैं, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ विलंब भी होता है क्योंकि शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। वैवाहिक जीवन में कोई बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी का योग नहीं होता है, लेकिन विवाह में थोड़ा विलंब भी होता है।
और उसके बाद हम राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव में विराजमान है, जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब अष्टम भाव में दृष्टि डालते हैं तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है, और पेट के निचले भाग में या कूल्हे के आसपास भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में जब शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण पिता, राज्य, रोजगार एवं भाग्य की उन्नति में और स्वास्थ्य एवं आयु में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ पर जबकि मंगल विचलित कुंडली में यहाँ आ गए तो मंगल पर भी राहु की दृष्टि हो गई, तो जिसके कारण भी रोजगार में और आमदनी में परेशानी होती है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों से सफलता प्राप्त होती है, परंतु शुक्र पर दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक जीवन में या प्रेम के संबंध में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। राहु का मंत्र जाप नहीं करना है, राहु का रत्न नहीं धारण करना है, सिर्फ राहु से संबंधित जो दान उपाय बताए गए हैं उसको समय समय पर करना है। और सारे उपाय एक ही दिन में नहीं करना है, आप देखकर एकदम डर जाओ कि इतने सारे उपाय बता दिए। उसमें सारे उपाय बताए गए हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी कभी जो जो मौका मिले तो वैसे वैसे अपने उपाय जीवन में करते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी परेशानी के योग बना रहे हैं उसमें आपको आराम मिले। केतु यहाँ विराजमान है शनि के साथ दसम भाव में, और जबकि चलित कुंडली में मंगल भी यहाँ आ रहे थे, तो जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई होती है, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होती है, और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। यहाँ से केतु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है, और आंखों से संबंधित भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में या किडनी में या कमर में किसी प्रकार की परेशानी होने की भी संभावना रहती है। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत योग्य डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। तो केतु के भी आपको दान एवं उपाय करना है। इसका मंत्र जाप केतु का नहीं करना है, राहु और केतु का सिर्फ और सिर्फ दान उपाय करना है, इनका मंत्र जाप नहीं करना है। शनि और मंगल जो है इनका भी आपको रत्न नहीं धारण करना है, सिर्फ इनका मंत्र जाप इत्यादि आपको करना है। और एक माला मंत्र जाप करने में मात्र 3 मिनट लगता है, पूरे दिन नहीं लगता है कि पूरे दिन भर मंत्र जाप करते रहो। 3 मिनट या 4 मिनट में मंत्र जाप एक ग्रह का हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन को संवारने के लिए 1 घंटा का समय नहीं दे सकते तो फिर कुंडली विश्लेषण करवाने से कोई फायदा नहीं है। और आप इस वीडियो को भी देखें, कुंडली को भी देखें, और कुंडली कैसे देखा जाता है उसको भी देखें। यदि आपको कुंडली नहीं देखना आता है तो इसलिए आपको कुंडली कैसे देखें वो भेजा गया है। हरिओम।